बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को कोरोना की मुसीबत वबा से निजात अता फरमाए। आज हम जिक्र करेंगे कि आज मुशीर ख़जाना ने इकनॉमिक सर्वे पेश किया और उसके मुख्तलिफ फिगर जो हैं वो भी शेयर किए गए हैं और कुछ बातें की हैं, उस पर इन डिटेल आप बात करेंगे और आइंदा रोज़ जो 2020-21 का बजट आने वाला है उस हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मशहूर और मारूफ माहिर मुआशियात भी मौजूद हैं, मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, उनको भी वेलकम करते हैं अपने शो में। तरीन साहब, सबसे पहले तो ये बात कि आज मुशीर ख़जाना ने जब गुफ्तगू की है तो इब्तदा में उन्होंने कहा कि ये जो इक़्तिसादी बहरान है ये हमें विरसे में मिला है। आपके इल्म में है तकरीबन 3 साल होने को आए हैं और ये इक़्तिसादी बहरान विरसे में मिला, ये बार बार वज़ीर आज़म से, मुख्तलिफ वज़रा से, मुशीर ख़जाना से हम सुनते आए हैं। आइंदा रोज़ बजट है, इकनॉमिक सर्वे पेश किया जा रहा था जिस पर फिर उस विरसे की बात की गई है। आप क्या समझते हैं कि दूसरा बजट है मौजूदा हुकूमत का, मुकम्मल तौर पर आधा बजट वैसे 2018 में भी दिया गया था, अभी तक मैनेज नहीं हो सका? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये हफीज़ शेख साहब ये वर्षे वाली जो बात करते हैं, इनको मेरे ख्याल में कोई अच्छा नहीं लगता। इनको ये नहीं कहना चाहिए। अख्तियार बेग साहब बहुत इस मामले में वजाहत से आपको भी बताएंगे। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ये वज़ीर थे, ये वज़ीर ख़जाना थे उनके साथ, और ये सारा कुछ उसी वक्त की पॉलिसियाँ थी। अगर ये तो ऐसा है कि मुझे इनकी गुफ्तगू सुन के तो आज ऐसे लगा है कि अगर इनको 1947 में कहीं हुकूमत मिली हुई होती तो हफीज़ शेख साहब यही कहते कि ये अंग्रेज़ सारा कुछ लूट गए हैं और अंग्रेज़ों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें तो इनको पता थी ना, इक़्तिदार में आने से पहले ये मुल्क की मुआशी हालत क्या है और किस तरह की सूरत हाल है, क्या हो रहा है। ये खान साहब कह रहे थे कि 22 साल से हम तैयारी करते आ रहे हैं, तो जब इक़्तिदार में आए तो पता चला कि इनके पास 4 लोग नहीं हैं। अगर हफीज़ शेख साहब भी IMF की तरफ से ना आते तो मेरे ख्याल में इनके पास तो कोई आदमी था। असद उमर तो नाकाम हो गए, इनको जो इनका अपना आदमी था उसको तो निकाल दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इक़्तिसादी सर्वे है, ये कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं समझ रहा कि कोई कोई इनकलाबी चीज़ हो जाएगी और कल बजट में कोई इनकलाबी चीज़ आएगी। ये सारे अदादो शुमार का एक गोरख धंधा इन्होंने कर दिया है। और जो बजट आएगा नकी साहब, मैं समझता हूँ कि वो बजट जो है ये IMF के लोग हैं और IMF की तरजीहात को सामने रख के ये कल बजट पेश करेंगे। जी, मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सर, आपका सबसे पहले तो शुक्रिया अगेन वक्त देने का। आज इक़्तिसादी सर्वे में बहुत से फिगर्स पेश किए गए, उस पर हम इन डिटेल भी बात करेंगे। करंट अकाउंट खसारे की बात की गई कि वो $3 अरब तक लाया गया है, उस हवाले से बहुत इन डिटेल बात की है मुशीर ख़जाना ने। माली खसारे की ओवरऑल बात की गई। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो करंट अकाउंट खसारा यहाँ तक लाया गया है, इसकी हमने मुआशी तौर पर भी कोई कीमत अदा की है? कितनी हद तक ये मुस्बत है, कितनी हद तक इसने इम्प्लीकेट किया है दीगर चीज़ों पर? पहली चीज तो ये जवाब कि ये करंट अकाउंट खसारा को जो कर्टेल करके ये $3 बिलियन की कह रहे हैं कि फिगर पे लेकर आ गए हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट जो अभी आपने कहा कि क्या पे की, हमने बहुत बहुत महंगी कॉस्ट पे की। हमने अपनी ग्रोथ को खुद कर्टेल किया। हमने भागते घोड़े को खुद लगाम खींच के उसको जमीन पे बिठाया। हमने पॉलिसी रेट बढ़ाए 13.25%, तो बैंकों के लेंडिंग रेट हो गए 16-17%। जीरो इन्वेस्टमेंट, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद हमने ये बोला है कि चले रुपये की डिवैल्यूएशन करते हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ जाए। आपने देखा रुपये की मैसिव डिवैल्यूएशन हुई और उसके बाद एक्सपोर्ट 5 सालों में $1 एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। 3 साल पिछले PM नून के और 2 साल PTI हुकूमत के, नहीं बढ़ सकती। इसके माने वो दोनों दवाएं जो आप वैक्सीन दे रहे थे, जो एंटीबायोटिक दे रहे थे, वो तो वर्कआउट करा ही नहीं। उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि ग्रोथ जो आपकी जो है इकोनॉमी श्रिंक होती गई, ग्रोथ आपकी जो है वो डिक्लाइन होती गई और आज आपने रिजल्ट देख लिया, माइनस ग्रोथ में हम बैठे। कोरोना वायरस 3 महीने की कहानी है, मार्च अप्रैल मई की, और ये कोरोना वायरस नहीं भी होता तो क्या आप समझते हैं कि ये तमाम अचीव टारगेट कर लेते? सर्विस सेक्टर नेगेटिव में गया है 68 साल के बाद। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिसमिस परफॉर्मेंस आपकी रही है। सिर्फ जो थोड़ा सा सपोर्ट दिया अगर तो वो एग्रीकल्चर ने दिया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस मौके पे कि आप अपना जिम्मेदारी दूसरे पे ना डालें। कोरोना वायरस एक आ गया, लेम एक्सक्यूज ना बनाएं। इतनी जुर्रत हो कि आप कहें कि जी हम हदायत हासिल नहीं कर सके। आपने कौन कौन से हदायत जो है वो नहीं, GDP ग्रोथ आपने हासिल नहीं की,
1.3 का था, 4% की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर आपने नहीं, मैन्युफैक्चरिंग आपने नहीं, सर्विस सेक्टर, डिजास्टर, कंस्ट्रक्शन में से 1.5% ग्रोथ हुई है। एफबीआई के रेवेन्यू आपको नहीं मिले, करंट अकाउंट और ये सब कुछ जो कुछ करा, इंपोर्ट कर्टेल करी, रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई, रेवेन्यू भी पूरा नहीं हो सका और ग्रोथ भी आपकी जो है वो कम हो गई। तो स्टेट बैंक की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेके गए। मॉनेटरी पॉलिसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये होता है कि टू कंटेन इन्फ्लेशन एंड टू ट्रिगर ग्रोथ। हमें दोनों नहीं हासिल, इन्फ्लेशन भी कंटेन नहीं हुआ तो 12% पे 13 पे था और ग्रोथ माइनस में आ गई, ग्रोथ को वो ट्रिगर नहीं कर सके। लिहाजा ये बात बिल्कुल वाजे है, एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं वाजे बतला रहा हूँ कि हुकूमत ने तमाम हदायत हासिल करने में नाकाम रही। हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि कोरोना वायरस के लेम एक्सक्यूज बना के हम अपनी जिम्मेदारी किसी हद तक बच जाए। हुकूमत ये भी मानती है कि उनकी गलत पॉलिसियों से जो पॉलिसी रेट की शक्ल में हो, डिवैल्यूएशन की शक्ल में हो, इंपोर्ट के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी, अदर सरचार्ज, रॉ मटेरियल पे अदर सरचार्ज, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर सरचार्ज एंड रेगुलेटरी ड्यूटी, R&D वगैरह जो लगाई गई है उससे इंपोर्ट कम हुई है। तो आपने कहा जी ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हो गया है, लेकिन उसकी आपको जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो ये है कि आपकी ग्रोथ जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुई है। तो मैं समझता हूँ अब करना क्या है, करना ये है हुकूमत को $8 बिलियन सालाना इन्होंने फॉरेन लोन भी ले लिया, क्योंकि IMF ने कहा था कि आप स्टेट बैंक से कर्जे नहीं लेंगे, तो उन्होंने बाहर से ले लिया $8 बिलियन ईच ईयर में, 2 साल का $15-16 बिलियन। ये रिकॉर्ड है, ये 2 साल में इतने बड़ा फॉरेन। जी, मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि कुछ थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रही है मेरे ख्याल में सिग्नल्स की वजह से, मज़ीद भी उनसे बात करते हैं। ये बड़ा अहम मामला है सज्जाद तरीन साहब, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, एक तो विरसे वाली बात कर रहे थे, मैनेज करने की बात है। ये अभी अख्तियार बेग साहब ने ये बात की है कि कोरोना तो 2 महीने की कहानी है ना, चलें आप फरवरी से ले लें, फरवरी से ये मामला जो है कोरोना आया है, अब सारी चीज़ें कोरोना पे डाली जा रही हैं। आप क्या समझते हैं, उससे पहले क्या अहदाफ पूरे हो रहे थे? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जो हुकूमती टीम है वो अपनी तमाम नाअहलियाँ और हुक्मरान अपनी तमाम नाअहलियों पर पर्दा डालना चाहते हैं कोरोना के नाम का। ये पूरी की पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। इनकी कोई इक़्तिसादी पॉलिसी जो है वो किसी तरह कामयाब होती नज़र नहीं आई। करंट खसारे की आपने बात की, अख्तियार बेग साहब से भी पूछा। देखें, बात यह है कि जब कोई चीज़ आएगी नहीं, इंपोर्ट नहीं होगी, अब कोई चीज़ घर लाएंगे नहीं तो ख़र्चा तो कम होगा ना। बात यह कि इंपोर्ट की हमारी जो सूरत हाल थी वो आपके सामने थी। एक्सपोर्ट जो है हमारी वो बिल्कुल बैठी हुई है, मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बैठी हुई है। और फिर मैं आपको अर्ज़ करूँ कि FATF के दबाव में आकर हमने जो ऐसी IMF की शराइत और उनकी शराइत तस्लीम की, जो पिछले मेरे ख्याल में 72 साल पाकिस्तान की तारीख़ में, हिस्ट्री में वो मुतालबात नहीं माने गए जो इस हुकूमत में माने थे। उसके नताइज आपके सामने हैं कि 10 से 11 लाख लोग जो हैं, बाहर मायर मईशत जो लोग हैं, उन्होंने कहा है कि 10 से 11 लाख लोग पिछले साल में, जिसके अदाद शुमार पेश किए जा रहे थे, उसमें लोग बेरोज़गार हुए हैं। और आज मेरी मुख्तलिफ जब इक़्तिसादी सर्वे आ रहा था तो मुख्तलिफ माहिर मईशत से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि इस बात की अब तवक्को है, इस बात का बिल, इस बात को कोई नहीं रोक सकता कि आइंदा साल में 70 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोज़गार होने के रोशन इम्कानात हैं। बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, दीवार के साथ लिखा हुआ कि इतने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इक़्तिसादी नाकामियाँ जो हैं ये अब सारी की सारी कोरोना के पल्लू में डालना चाहते हैं। ये इस पाकिस्तान की आवाम के साथ, गरीब आवाम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी जी। जी, सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मारूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप सर क्या समझते हैं, आज इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है, उसमें ग्रोथ तो सर्विसेज सेक्टर की ली जाए, मैन्युफैक्चरिंग की ली जाए, माली खसारे का भी जिक्र हुआ, वो भी मनफी में गई हैं ग्रोथ की जब हम बात करते हैं। करंट अकाउंट खसारे के हवाले से ये कहा गया कि उसको हम नीचे लेके आए हैं। एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसको नीचे ले आने की मद में हमने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, और फिर क्या इस वक्त जो सिचुएशन है, जो हम मनफी में गए हैं ग्रोथ में, इसका कहा जा रहा है कि जनाब कोरोना आया है तो एक बहुत बड़ा हमें धचका लगा है, तो क्या आप समझते हैं इससे पहले सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन थी? देखिए, एक तो ये बात है कि अगर आप करंट अकाउंट खसारे को देखें और दुनिया में जहां भी ये
चीजें होती हैं तो उसको कंट्रोल करने के कुछ तरीके होते हैं। और पाकिस्तानी हमारी जो हुकूमत है या हमारा मुल्क है, हमारे पॉकेट में कुछ है नहीं, हमारे जेब में डॉलर नहीं है। तो जब डॉलर नहीं है तो हम जो कर्जा लेके हम कुत्ते और बिल्लियों की खुराक तो इंपोर्ट नहीं कर सकते, और यही हो रहा था। वो कर्जा हम लोगों से बाहर से कर्जा लेके, वर्ल्ड बैंक से, IMF से या मुख्तलिफ अमीर ममालिक से कर्जा लेकर हम ऐसी चीजें इंपोर्ट कर रहे थे जिनकी हमें जरूरत नहीं है। तो वो खत्म होनी चाहिए थी। अगर आपने अपना करंट अकाउंट खसारा खत्म करना है तो ये चीजें करनी पड़ती हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ानी पड़ेगी, जो बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के दौर के बाद गुज़श्ता 7 साल के दौरान आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकी। पीपल्स पार्टी का जब आखिरी साल था तो 25 अरब डॉलर तक आपकी एक्सपोर्ट गई थी। आपके बाद सन 71 में बांग्लादेश आपसे अलहदा हुआ है, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट 50 अरब डॉलर से बढ़ गई है। आप एग्रीकल्चर मुल्क हैं, आपके पास इंडस्ट्री भी है, आपके पास सर्विसेज भी हैं, आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे। आपका जो बिजनेस मॉडल है वो नाकाम हो चुका है, आपको उसको रिवाइव करना पड़ेगा। तो जब जाके आप करंट अकाउंट खसारा कम कर सकते हैं। और एक्चुअल तरीका कार भी यही है दुनिया में कि एक्सपोर्ट बढ़ा के ही आपके पास डॉलर आ सकते हैं। कर्जे लेकर आप डॉलरों से आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आप दालें इंपोर्ट करते हैं, आप खाने का तेल इंपोर्ट करते हैं, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, आप सब चीजें इंपोर्ट करते हैं। और उसके लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आगे भी मुस्तकबिल में आपने अपनी एक्सपोर्ट ना बढ़ाई तो ये करंट अकाउंट खसारा फिर बढ़ेगा, फिर पैदा होगा। वरना आपको कर्जे लेने पड़ेंगे और करंट अपने जो इंपोर्ट हैं उसको कर्जों के पैसे से आपने पूरा करना पड़ेगा। जो जरूरी इंपोर्ट है जिस तरह तेल है, दालें हैं, इस किस्म की चीजें के लिए भी आपको बाहर से कर्जा लेना पड़ेगा। जी सनाउल्लाह, ये बताएं कि कहा यह जा रहा है कि जो आने वाला बजट है उसमें कोई नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, तो फिर टैक्स का जो हदाफ है वो कैसे पूरे होंगे? देखें, ये एक अजम्पशन पे बजट बनाया जा रहा है। अजम्पशन ये है कि ये शायद ये तस्वर कर रहे हैं कि कोरोना आइंदा 2 से 3 माह 4 माह में खत्म हो जाएगा, लेकिन साथ साथ ये भी खौफ है कि शायद ये ना खत्म हो। और इसी बुनियाद पर हुकूमत ये करने जा रही है कि इस किस्म के कोई टैक्सेशन मैयर ना दे। और टैक्स जो टैक्स लगे हुए हैं वही लोग देने के लिए तैयार नहीं है। आपको देखें, आपकी होटल इंडस्ट्री, आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री, आपकी सिनेमा इंडस्ट्री, आपके बड़े बिजनेस, आपकी बाकी इंडस्ट्री सब बंद पड़ी हैं। और गुज़श्ता 2 से 2.5 माह के दौरान आपका 700 से 750 अरब रुपए आपके रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आ चुका है। तो अगर ये टैक्स लगाएंगे तो जब पहले ही टैक्स नहीं आ रहा तो मजीद कहां से आएगा? तो ये प्रपोजल है। और अगर अल्लाह करे कि आइंदा 3 से 4 माह 6 माह में अगर कोरोना पे काबू पाया जा सकता है तो फिर ये है कि उस दरमियान में कोई टैक्स मैयर आ सकते हैं। फिलहाल हुकूमत ये सही बात है कि कोई नए टैक्स मैयर लेने नहीं जा रही, इन्हीं टैक्स मैयर पर ये एतमाद करने जा रही है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है, जो हमारी बात हुई इन लोगों से, कि बाद जो टैक्स रेट हैं उनमें शायद कमी भी की जाए और कोशिश ये की जाए कि लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करें ताकि टैक्स ज्यादा हो, GDP ग्रोथ हो। GDP ग्रोथ होगी तो टैक्स आएगा, अगर GDP ग्रोथ नहीं होगी तो फिर यही हाल होगा जो इस साल हो रहा है। सनाउल्लाह, ये बताएं कि देखिए इस वक्त जो कोरोना से पहले जो हमारी माशी सूरत हाल थी, फैक्ट्री तो उसमें भी बंद हो रही थी, कारोबार तो उसमें भी बंद हो रहा था, बेरोजगार तो उसमें भी बढ़ रहे थे, फिर कोरोना से ऊपर आ गया। अब हुकूमत जो है वो सारे मामला कोरोना के पल्लू में डाल रही है कि जी कोरोना की वजह से सब कुछ हुआ है। जरा इसकी बारे में कुछ बताएं। मैंने शुरू में ही आपको कहा कि हमारा बिजनेस मॉडल, हमारा जो इकोनॉमी की पॉलिसी है वो नाकाम हो चुकी है। मैंने आपको यही बताया कि जब हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं कर सकते। आज भी अगर आपको बिजनेस, ये इख्तियार बेग साहब बैठे हुए हैं, इनको मालूम है कि बिजनेस करने के, आप छोटा सा बिजनेस करने जाए 20 इदारे आपके दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं फैक्ट्री पे। तो इस किस्म के माहौल में कहाँ से बिजनेस होगा? आपकी कास्ट, आपकी एनर्जी कास्ट देखें, आपकी इसके साथ आप अगर अपनी फैक्ट्री के लिए एक ट्रांसफार्मर लगाना है आपको कितने लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है, कितने NOC लेने पड़ते हैं। चाइना ने जो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई है, बिजनेस बढ़ाया है, वहां पर अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है तो जमीन हुकूमत फ्री देती है, उसको लोन इंटरेस्ट फ्री देती है। आपका देखें, आपका इंटरेस्ट रेट कहाँ रहा है पिछले 2-3 साल के दौरान, कितना हाई रहा है, दुनिया में सबसे हाई रहा है। तो उस इंटरेस्ट रेट में कहाँ बिजनेस हो सकता है और इस एनर्जी रेट में कहाँ बिजनेस हो सकता है? फिर आपके इदारे हैं इतने सारे जो आपको बिजनेस ही नहीं करने देते। हर इदारे, हर बंदा, हर एहलकार आपसे रिश्वत मांगता है।
और आपको मजबूर किया जाता है कि आप इलीगल काम करें। तो इस सिस्टम के अंदर रहते हुए आप किस तरह आप कारोबार करेंगे? तो इस किस्म के माहौल है आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स का रेट है वो 30% से ऊपर है, दुनिया में कहीं भी नहीं है। आपके इनकम टैक्स के रेट इतने ज्यादा है, तो इस तरह के आपका जीएसटी का रेट बहुत ज्यादा है दुनिया में। तो इस तरह किस तरह आप कारोबार करेंगे? मैंने आपको शुरू में ही कहा कि आपका जो इकोनॉमी की पॉलिसी है, आपका बिजनेस मॉडल है, ये नाकाम हो चुका है। आपको इसको तब्दील करना पड़ेगा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब तक पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। आपको आईएमएफ के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए चलना पड़ेगा, और ये बजट भी आईएमएफ के फ्रेमवर्क में ही आएगा। और 3 साल का जो पीरियड है उसमें इसी तरह आपको चलना पड़ेगा। टाइट शेड्यूल होगा, एक्सपेंडिचर टाइट होंगे, टैक्स का रेट इसी तरह सिस्टम चलेगा। आईएमएफ के प्रोग्राम निकलने के बाद कोई तब्दीली आ सकती है, वो जो मुझे नजर नहीं आ रही। आईएमएफ से पहले तब्दीली नजर नहीं आ रही। सनाउल्लाह साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है मिर्जा अख्तियार साहब। मिर्जा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त आज इकोनॉमिक सर्वे जैसे आया, इब्तिदा में आप बात कर रहे थे, ज़राअत के अलावा कोई शोबा नहीं है जिसमें ग्रोथ मनफी ना हो, बहुत कम शोबा है, एक ज़राअत का सहारा जो है वो हमें मिल रहा है। आप देख रहे हैं आइंदा बजट पर ये किस तरह से इम्प्लीकेट हो रहा है? बिलखसूस ये कहा गया कि आइंदा बजट में टैक्स रिलीफ भी दिया जाएगा। अब जैसे अभी सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, वो बात करें, टैक्स रिलीफ तो दिया जाएगा, मगर दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि जो रेवेन्यू है, जो हमारे महासिल हैं, वो भी कम हुए हैं। तो फिर किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है? देखिए, आईएमएफ ने ये जो ऑन बोर्ड लिया है बजट में, आईएमएफ ने नॉन टैक्स रेवेन्यू की तरफ जोर दिया है कि आप वहां से हमें कमा के दें। आज आईएमएफ की अदर देन रेवेन्यू जो सबसे बड़ी कंसर्न है वो पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। वो इदारे जो लॉस कर रहे हैं 1000 अरब रुपए सालाना, और जिन इदारों में आपके पास पीआईए, स्टील मिल, रेलवे, वापडा आता है, गुड मनी और बैड मनी हम उसमें झोंक रहे हैं। दूसरी जो आईएमएफ की बड़ी कंसर्न थी वो थी सर्कुलर डेट, जो बढ़ते 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 1.4 ट्रिलियन रुपीस पे पहुंच गया है। तो आपने ये वादा किया था कि पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन पिछले बजट की तकरीर में कि हम उनको प्राइवेटाइज कर देंगे, हम उनको रीस्ट्रक्चर कर देंगे, और ये 1000 अरब रुपए जो सालाना हमारी गुड मनी फॉर बैड मनी खर्च हो रही है वो रुक जाएगी। ब्लीडिंग नहीं रुक सकी, उसमें भी ये कुछ नहीं कर सकी। मैं ये कहता हूं कि इस बार एक फूड ऑफ थॉट है। हमें आईएमएफ को चेंज नहीं करना है टारगेट्स को, हमें अपने लोगों को बचाना है जो मरने जा रहे हैं। हमने अपनी उस सनतों को, जो असद उमर ने कहा था कि 10 लाख यूनिट बंद होंगे और 1 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार होंगे, उनको बचाना है, और एक ही तरीका उनको बचाने का, आप ग्रोथ ओरिएंटेड बजट दें। आप बजट में ग्रोथ को ट्रिगर करें। आप रेवेन्यू कलेक्शन सेकेंडरी रखें अपना ऑब्जेक्टिव। आप जब तक ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं करेंगे, आपकी ग्रोथ कम होते 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 माइनस में चली गई है ना, अब तो कुछ भी नहीं है। अब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ कह रहा है 1.5% नेगेटिव ग्रोथ पाकिस्तान ने हासिल करनी है। तो अगर आप 1.5, आपने कहीं पे 2.5% ग्रोथ ले रहा है मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर में, मेरे नजदीक तो वो जीरो ग्रोथ है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन है 2.5%। तो 2.5% अगर पॉपुलेशन बढ़ी है और आपकी ग्रोथ 2.5% बढ़ी है, तो आपकी ग्रोथ तो जीरो होगी पॉपुलेशन विज़ उसके सामने। तो इस वक्त हमें बहुत होशियारी से उन सेक्टर पे फोकस करना है जो इंडिजिनियस, जो मुकामी है। वो सेक्टर में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, खुदारा आप एग्रीकल्चर को फोकस करें, फिशरीज को करें, डेयरीज को करें, आप लाइव स्टॉक को करें, हलाल मीट को करें, डोमेस्टिक कॉमर्स एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है नीचे, उसको करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आईटी सेक्टर है। 1.4 बिलियन की आप एक्सपोर्ट लेके आईटी सेक्टर को लेके बैठे। दिस इज द सेक्टर, यूथ को यूटिलाइजेशन करके अब पॉलिसी बनाए। अभी आप लोग पॉलिसीज नहीं बना सके बाहर से पेमेंट डायरेक्ट लेने की, जो आईटी के लोग काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उनकी पेमेंट ही पेपैल के थ्रू आती है, वो फंस जाती है, लोग रख ले। आपको इन सेक्टर्स को फोकस करना होगा जहां पे जो मुकामी है, जो आपके अपने पास है। फिर क्या होगा, आप ग्रेन, चावल, दाल, शुगर, आटा और इस तरह की खुर्दनोश अशिया, ये आप खुद कफील हो जाएंगे। और न सिर्फ खुद कफील होंगे
बल्कि क्योंकि आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम है, आपके पास सबसे बड़ा मेहनती जफाकश जो है किसान है, आपके पास 4 सीजन है, आपके पास फर्टाइल लैंड है। आप गल्फ कंट्रीज को जो खत्ते के ममालिक हैं फूड सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं। उन्होंने बारहा हमसे रिक्वेस्ट की है कि जीसीसी कंट्रीज इंटरेस्टेड पाकिस्तान टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी, छोटे डैम भी बनाने के लिए तैयार हैं, वो इसके लिए जमीन लीज लेने के लिए भी तैयार है और एक कोशिश भी की थी। लेकिन आप अपनी पॉलिसी को करें कि अगर उनके इन्वेस्टमेंट किए पे जो चीज प्रोड्यूस होती है वो उन ममालिक को एज ए फूड सिक्योरिटी के तौर पे हम सप्लाई कर सकें, हम एक्सपोर्ट कर सकें। ये चीजें आप सोचनी होंगी जो पहले आपने नहीं सोची थी। इंडस्ट्री इतनी जल्दी वापस नहीं आती, अल्लाह करे मैं गलत हूं, अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन इंडस्ट्री इतनी जल्दी वापस नहीं आती। इंडस्ट्री का साइकिल टूट गया है, एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्ड ऑन हो चुके हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, डिमांड नहीं। ग्लोबल ट्रेड किसकी चॉइस है, कोई जीन पहनेगा जारा की या डीजल की या गैप की, वो तो बात करेगा हेल्थ केयर की, वो तो बात करेगा फार्मा प्रोडक्ट की, वो बात करेगा खाने पीने की अशिया की जो जिंदगी के लिए उसके जरूरी है। ही नेवर नोज कि कल उसके पास वो पैसे पॉकेट में दोबारा आ सकेंगे नहीं। सो माइट एज वेल स्पेंड जहां पे उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। तरजीहात बदल गई है, ये हम मानने को तैयार नहीं है, हुकूमत भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि पोस्ट कोविड-19 जो एक नई दुनिया शुरू हो रही है, एक नए दौर में जो हम दाखिल हो रहे हैं, उसमें हमें तरजीहात को बदलना होगा। आप वही जो रजाक साहब की मैं बात से एग्री नहीं करता जो उन्होंने आज जुमला कहा है कि जी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही, हमारी इंडस्ट्री सही हो जाएगी और इंशाल्लाह हमारा एक्सपोर्ट जंप करेगी। भाई 5 साल 6 साल में $1 एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं है, एक्सपोर्ट श्रिंक हुई है आपकी, 25 और 26 से कम होकर 21 पे आ गई है। और सनत की आपने खुद ग्रोथ 0.7% रखी है। अगर आप इतना ऑप्टिमिस्टिक थे तो रखते 3-4%, 5%। आपने तो खुद ग्रोथ को जो कटेल किया, लिहाजा सनत के ऊपर ज्यादा एक्सपेक्टेशन अभी न लगे। वो रिवाइव होगी, कुछ टाइम लगेगा, उसका साइकिल है। लेकिन आप दूसरे इंडिजिनस सेक्टर जो है आपके अपने, आपका मुल्क गल्फ कंट्री नहीं है जहां पे बंजर जमीन है और ना पानी है, ना मेहनत कश किसान है और ना फर्टाइल लैंड है। आपको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा बैरी निजाम ये जो कैनाल सिस्टम दिया है, लेकिन आप उसको पोटेंशियल को इस्तेमाल करें। और इंडस्ट्री के बारे में एक चीज और बता दूं, एक्सपोर्ट सेंटर को अगर रिवाइव करना है तो ये जीरो रेटिंग फैसिलिटी जो पिछले बजट में सेल टैक्स की हटा ली गई थी इन 5 सेक्टर पे, और अब क्या होता है, एक्सपोर्टर कंटेनर बेचता है, 17% सेल टैक्स पहले देता है और उसके बाद 2 साल इंतजार करता है उस पैसों को वापस होने के लिए। पहले तो कर लिया, इससे मांग के उससे मांग के बैंक से लिमिट बढ़ा के। इस बार नहीं है उसके पास वर्किंग कैपिटल, मेरे पास नहीं है कैश फ्लो कि मैं 17% हर कंटेनर पे जो 30-40 लाख रुपए बनते हैं सेल टैक्स दूं और उसके बाद मैं रिफंड के लिए अप्लाई करूं। लिहाजा एक्सपोर्ट और कठिन, एक्सपोर्ट और श्रिंक होगी, एक्सपोर्ट और बैंड डाउन। अख्तियार बेग साहब ये बताएं कि अख्तियार बेग तो साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? अपनी ये जो पॉलिसी आपने एक्सपोर्ट सेल टैक्स रेवेन्यू बनाने के लिए जो लाए थे, खुदारा पिछले साल जो आपने उसको खत्म कर दिया था उसको दोबारा रिवाइव कर दे SRO 1125 को, नहीं तो आपके एक्सपोर्ट 5 साल के बाद ये 6ठे साल हो जाएगा। ये जी मिर्जा साहब, बड़ी आम बातें की हैं आपने, ये यकीनी तौर पर सनती शोबे के हवाले से आपने ये बात की है। अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो सज्जाद तरीन साहब पहले सवाल करना चाहेंगे, उसके बाद हम आगे भी बढ़ते हैं। अब मिर्जा साहब ये बताएं कि जिन मकासद के लिए इस हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही फौरी तौर पर हमारी करेंसी को डिवैल्यू किया था, वो मकासद पूरे इन्होंने किए हैं, उनमें कितने % इनको कामयाबी हुई है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। 2 चीजें इस हुकूमत ने जो की है ना वो मैं माफ नहीं कर सकता। 2 चीजें, एक पॉलिसी रेट को टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से ले लेके 13.25% पे पहुंचा दिया, बैंकों के लेंडिंग रेट 16 और 17% हो गए, सनतकारी का अमल 0 हो गया, रुक गया, एक्सपोर्ट वर्किंग कैपिटल चोक हो गया। अब फिर उन्होंने रिवर्स करना शुरू करा, 8 पे लेकर आए, लेकिन सनत बैठ गई थी। दूसरी, डिवैल्यूएशन ऑफ पाक रुपीज इन्होंने करा कि एक्सपोर्ट के देर लग जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। इन दोनों चीजों में, क्योंकि अगर 1%
पॉलिसी रेट कम होता है, 1% मार्कअप रेट कम होता है, तो 250 अरब रुपए इंटरेस्ट के मद में हुकूमत को कम देने पड़ते। हमारे 5.25 इन्होंने रिवर्स जब करा है, कम करे हैं, तो आप 1200 अरब रुपए आपने अपने जो सूद की शरह में देने थे, जो इंटरेस्ट की पेमेंट में देने थे कर्जों की, वो कम हुए। आप वो आपने कम किए हैं। बढ़ मिर्जा गए। साहब बिल्कुल हमारे साथ हैं आप। वो- ये आपने बात की है इंटरेस्ट रेट के हवाले से, ये भी अहम मामला है। जी सनती शोबे की बात की है। अब हम आपसे बात करते हैं, सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सनाउल्लाह साहब, जी आप क्या समझते हैं कि आइंदा बजट का भी आप जिक्र कर रहे थे, पीएसडीपी में कोई 18% कट की बात जो है ये खबर गर्दिश कर रही थी। बताइएगा क्या ये मुतवक्के है कि तरक्याती बजट में जो है उसका हजम कम किया जा सकता है और फिर उसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसी और शोबे में? देखिए, वो करंट ईयर जो है इन्होंने पीएसडीपी जितना था उतना खर्च नहीं करेंगे और तकरीबन 100-125 अरब रुपए का करंट ईयर में ही कट लग जाएगा। और मजे की बात यह है कि जिस तरह आज वजीर खजाना ने कहा, उन्होंने शुक्रिया अदा किया वजीर आजम का और आर्मी चीफ का कि जी उनका बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने डिफेंस बजट को मुंजमद किया और अखराजात कम किए। लेकिन जो हुकूमत ने स्ट्रेटेजी पेपर अप्रूव किया है करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं उसके मुताबिक जो डिफेंस का बजट है इस साल, उसमें 100 अरब रुपए ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। जो बजट मुख्तस था 1152 अरब रुपए मुख्तस से अब 1250 अरब रुपए इस साल खर्च हो रहे हैं। तो वो जो शुक्रिया अदा किया है मुशीर खजाना ने, वो अगर उनसे पूछ लिया जाता कि ये 100 अरब रुपए इजाफी क्यों दिए जा रहे हैं डिफेंस को, तो वो शायद इसका जवाब ना दे पाते। तो यही होता है, अगले साल भी यही होगा। डिफेंस बजट का जो रखा गया है इसका जो डेवलपमेंट का, वो 650 अरब रुपए रवा माली साल का जो मुख्तस रकम थी उससे भी कम है, उससे भी 50-60 अरब रुपए कम है। और है भी सूरत हाल इस किस्म की कि डेवलपमेंट के लिए ज्यादा बजट रखा ही नहीं जा सकता, आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। और इस चीज के लिए आईएमएफ से भी अप्रूवल जरूरी थी। तो डेवलपमेंट बजट में अगर अगले साल अगर खुदा ना खास्ता कोरोना जारी रहता है तो 650 अरब भी खर्च नहीं किए जाएंगे और वो भी बहुत कम खर्च होंगे। डेवलपमेंट पे इतनी ज्यादा इस हुकूमत की वैसी तवज्जो है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की जो इश्तराक है उसके जरिए से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए जाए। जिस तरह कल मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम मोटरवे बन गई हैं। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के लिए आइंदा साल 10 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं, जो मजाक है। बिल्कुल से डेवलपमेंट और की उसके जानिब बाद तवज्जो नहीं है, उस पर पीएसडीपी पे जो है वो कट लग सकता है। ये जाहिर है एक अहम मामला है। और फिर अगर इस पे कट लगता है और फिर दीगर शोबों का जिनका अभी तस्करा किया गया, उसमें आईएमएफ की कंडीशन जो है वो बड़ा बुनियादी किरदार है। इस पर मजीद भी बात करते हैं। सनाउल्लाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मिर्जा अख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कि इकनॉमिक सर्वे जो पेश किया गया आज मुशीर ख़जाना की जानिब से, उसके मुख्तलिफ फिगर्स और जो कारकर्दगी रही है हुकूमत की मुआशी हवाले से, उसकी हम बात कर रहे हैं। और फिर आइंदा बजट चूँकि आइंदा रोज़ पेश होने वाला है, उस हवाले से भी बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ इस वक्त मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब भी मौजूद हैं। सज्जाद तरीन साहब, हम ये बात कर रहे थे कि जो तरक्याती बजट है उसमें कट लगाने की बात की जा रही है। और जाहिर है जब उस पर कट लगता है तो एक आम आदमी का, मुराद अली शाह का हवाला भी सनाउल्लाह साहब ने दिया है। आपकी क्या राय है कि जाहिर है अब जो सूरत हाल है, फिर कोरोना भी है, बार बार कोरोना का जिक्र मुशीर ख़जाना भी करते रहे हैं आज इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट देते हुए, तो आप क्या समझते हैं कि जाहिर है इस सिचुएशन में तो फिर डेवलपमेंट रुक जाएगी और वो कोरोना की जानिब शिफ्ट होगा? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि एक तो कोरोना की जानिब जो है वो कोरोना अगर रहा तो तरक्याती काम तो नहीं हो सकेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है जो हेल्थ का बजट है, इस दफ़ा जो हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा दुनिया भर में अहमियत दी जाएगी। दुनिया भर में हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, डॉक्टरों को अहमियत दी जाएगी, जो बाकी मेडिकल स्टाफ है उसको अहमियत दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अदाद शुमार बताए जा रहे हैं ये भी कोई इतने ठीक नहीं है। और आइंदा जो होगा वो भी, क्योंकि मौजूदा जो माशी सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है कि कोई नया सरमायाकार आए और कोई सरमायाकारी लगाए या कोई फैक्ट्रियाँ लगाए या कारखाने लगाए। जी हमें आबिद सलेरी साहब ने ज्वाइन किया है, मारूफ माहिर मुआशियात व इक़्तिसादियात हैं। बहुत शुक्रिया आबिद सलेरी साहब वक्त देने का। सर, आज इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट भी सामने आई है, आइंदा रोज़ बजट भी सामने आ रहा है, तमाम फिगर्स आपके सामने हैं। ट्रांसपोर्ट, खिदमात, सनती शोबे में सब में हमारी ग्रोथ जो है वो मनफी रही है, सवाए ज़राअत के जो है वो जिक्र किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ फिर जब रेवेन्यू की बात है, महासिल की बात आती है, तो उसमें भी ज़ाहिर नुमायाँ कमी हुई है। और जो फिगर दिया गया है कि खसारे में जो है 73% कमी की गई है, ये इकदामात की बात है।
मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगा कि ये तो किसी हद तक इंटरेस्ट रेट में कमी की गई, उसके बाद उससे पहले के सनती शोबा बैठ चुका था। अब आप समझते हैं कि हमारे माहासिल में इजाफा हो सकता है जबकि हम टैक्सेस में रिलीफ देने जा रहे हैं आइंदा मुख्तलिफ तबकात को? जी, अगर हम अगले बजट की बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें टैक्स रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी होगी। हमारी मेजर डिपेंडेंसी जो है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग या बैरूनी कर्जों पे होगी, और उसकी वजह यह है कि अभी एक अनसर्टेनिटी है। हमें नहीं मालूम कि अगले 3 महीनों में कोविड की सिचुएशन क्या बनेगी। हमें नहीं पता कि लोकस की सिचुएशन जो है ये एग्रीकल्चर को कहाँ तक अफेक्ट करेगी, और इन सारी चीज़ों पे अगर SOPs पे अमल दरामद नहीं होता, सिलेक्टिव लॉकडाउन शुरू हो जाता है या लॉकडाउन नहीं भी होता, तो फिर भी एक फिस्कल स्टिमुलस देना पड़ेगा। टैक्सेशन जो है वो कम से कम 2021 में टैक्सेशन जो है वो ऑप्शन नहीं है। उसमें यही ऑप्शन है नॉन टैक्स रेवेन्यूज और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, और यही जो 2 चीज़ें हैं जो कि बाकी हुकूमतें भी कर रही होंगी, यही कुछ जो है ये पाकिस्तान की हुकूमत भी कर रही होगी। तो आप सुनैरी साहब, आप क्या समझते हैं ये पाकिस्तान की उम्र डिपेंडेंट है? अब ये कहा जा रहा है कि आइंदा का बजट जाहिर है वो IMF की सख्त शराइत की बुनियाद पर पेश किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जब हम टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, जाहिर है हमारे जो शोबे हैं उनकी सूरत हाल तो सबके सामने है। छोटे कारोबार मकामी कारोबार की बढ़ाने की बात की गई है, उसमें भी कहा गया कि आज डॉक्टर हफीज शेख साहब ने कहा कि हमने 3 माह के बिल भी माफ किए और इसको इनकरेज किया जा रहा है। ये ऑप्शन हो सकता है? देखिए, IMF जो है वो फ्लेक्सिबल है इस वक्त। IMF 2 चीज़ों पे फ्लेक्सिबल नहीं है, एक एनर्जी सर्कुलर डेट पे और एक लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे। ये जो करंट रिव्यू चल रहा है उसमें भी IMF ने ये गुंजाइश की है कि 3 महीने के बाद वो दोबारा रिव्यू करेगा कोविड की सिचुएशन को, और अगर कोविड की सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती खुदा न खास्ता तो फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकता है। तो ये जो नॉन पॉलिसी जो स्लिपेजेस हैं, फिस्कल स्लिपेजेस, यानी वो खसारा जो कि कोविड को मुकाबला करते हुए आता है या सोशल प्रोटेक्शन देते हुए आता है, वो IMF जो है उसको इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर फिस्कल जो खसारा है वो एनर्जी सर्कुलर डेट को पूरा करते हुए आता है या लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का नुकसान पूरा करते हुए आता है, तो यकीनन IMF उस पर टफ है। और सिर्फ IMF ही नहीं, पेरिस क्लब भी यही बात कर रहा है। आज जब उन्होंने हमारी डेट रीशेड्यूलिंग की तो उन्होंने भी यही कहा है कि जो कुशन हमें दिया जाएगा वो कुशन कोविड पे खर्च करना होगा। तो तमाम अमीर ममालिक जो हैं जब वो डेवलपिंग कंट्रीज को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो कोविड के लिए कर रहे हैं, वो किसी और चीज़ के लिए नहीं कर रहे। और ये चीज़ हमारे बजट साजों को यकीनी तौर पे उनके नोटिस में है, और आप देखेंगे कि जो बजट होगा वो काफ़ी हद तक अवाम दोस्त होगा और प्रो हेल्थ और प्रो सोशल प्रोटेक्शन बजट होगा। बहुत शुक्रिया आबिद सुरैरी साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। मिर्जा अख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ियादरीन साहब आप भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। मिर्जा साहब, ये बताइएगा कि हमने FATF के दबाव में आके जो इकदामात किए हैं, क्या वो पाकिस्तान की 72 साल तारीख में ऐसे इकदामात पहले भी हुए हैं, और उनसे क्या हमारी मुआशी जो सूरत हाल है उसको को फ़ायदेमंद बनाने के लिए कोई फ़ायदा हुआ है उससे कुछ? देखिए, हमने FATF में अपने 70 साल जो हमारी एक फिस्कल ट्रेंड था, जिस तरीके से हम अपने माली मामला चला रहे थे, इस तरह से बैंकों में डिपॉजिट लोग रखते थे, फॉरेन करेंसी अकाउंट रखते थे, वाइट मनी डिक्लेयर मनी होती थी तो उसको रेमिटेंस की भी इजाजत दी गई थी, और बाहर से जो फंड्स आते थे उसका सोर्स ऑफ फंड्स नहीं पूछा जाता था, एज लॉन्ग एज बोनिफाइड रेमिटेंसेस अकाउंट को आ रही हैं और डॉलर से रुपये में कन्वर्ट हो रही हैं। तो ये सब चीजों ने हमें बहुत फायदा पहुंचाया था। हमारी फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़े थे, हमारा बैंकों में फॉरेन करेंसी का अकाउंट जो है वो भी बढ़ा था, और ये एक बिजनेसमैन रिक्वायरमेंट जिससे को हम कह सकते हैं वो बड़ा अच्छी तरह से पूरा कर रहा था। लेकिन जब FATF आया और ग्रे लिस्ट में हमको डाला और एक तलवार लटका दी कि अब आप ब्लैक लिस्ट में आप कन्वर्ट होने जा रहे हैं, और वो 3, 4, 5 ममालिक के आगे हाथ पैर जोड़े गए कि जी हमें रिव्यू टाइम दिलवाएं, और फिर जो हमने शराइत माननी शुरू करी है तो हमने वो 70 साल वाली भी मान ली और आइंदा 10 साल की भी हमने मान ली। उसमें NGOs के अकाउंट्स, उसमें हमने ये जो बाहर से
फंड्स आते थे रेमिटेंसेस, उनका सोर्स ऑफ फंड्स नहीं मांगा जाता था, नहीं पूछा जाता था, वो भी खत्म कर दी फैसिलिटी। लिबरलाइजेशन फॉरेन करेंसी एक्ट अकाउंट था, उसको हमने बिल्कुल तोड़ मरोड़ के रख दिया। अब आप लोकल करेंसी फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो उसमें लोकली परचेज करके डॉलर प्रैक्टिकली नहीं रख सकते। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि उसमें सस्पिशियस अकाउंट में दूसरे दिन जो है वो हाईलाइट हो जाता है। तो ये सब चीजों ने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट को भी डिस्करेज किया, बाहर से फॉरेन करेंसी का आना, बिल्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के बढ़ना, इन सब को बुरी तरह से मुतासर किया। और अब ये हालत पहुंच गई है कि आप बच्चों की $5,000 की फीस अगर अमेरिका में या कनाडा में कहीं भिजवा रहे होते हैं तो वो भी कभी कभी वापस आ जाती है कि पर्पस ऑफ रेमिटेंस क्लियर नहीं है, वाज़ेह नहीं है। तो ये, लेकिन ये दुनिया की रीत है। अब इन्होंने ये पूरी दुनिया में ये तरीकेकार इस्तेमाल किया है। यूएई जिसकी पॉलिसी, जिसकी फिलॉसफी ही लिबरल ट्रेड, आजाद तिजारत, जो लाओ, जो जमा कराओ, जो निकालो, जो खर्च करो, टैक्स फ्री, उस मुल्क में इन्होंने एफएटीएफ ने कहा कि अगर आपने हमारे जो रेगुलेशन हमारी हिदायत हैं वो नहीं मानी, तुम ग्रे लिस्ट में आपको डाल देंगे। दुबई का अगर उन हिदायत को मानना कि माने, दुबई की इकोनॉमिक मौत है। क्यों दुबई में आदमी जाता है? इसलिए जाता है कि वहां पे उसके लिबरल फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शंस वो कर सकते हैं। मिर्जा साहब में से मेरे ख्याल में हमारा रब्ता मुनक़ता हुआ है सिग्नल्स की वजह से। बड़ी आम बातें कर रहे थे। जाहिर है कि ये जो एफएटीएफ का प्रेशर था आईएमएफ के साथ लिंक्ड है, लेकिन अभी आबिद सुनहरी साहब ने जो बात की है, सज्जाद तरीन साहब, वो ये फरमाते हैं कि आईएमएफ की जानिब से कोई टफ कंडीशंस नहीं है, इसको भी आप बहाना ना बनाएं। अभी तो उन्होंने रिलीफ दिया है, मई से दिसंबर तक तो एक रिलीफ सामने आया, लेकिन वो जाहिर है कोविड-19 की तरफ जाएगा। वो जो रिलीफ है वो बिल्कुल फोकस्ड है उस पर। लेकिन क्या आप समझते हैं ये जो अभी टैक्स रेवेन्यू की हम बार बार बात कर रहे हैं, ये हमारे बड़ा महासिल जो है यहाँ से आता था, उसमें एफपीआर की करप्शन के बावजूद भी बड़ा महासिल यहाँ से आता था। आप समझते हैं कि अब एक जानिब तो रिलीफ होगा, वहाँ से रेवेन्यू कम होगा, लेकिन छोटे छोटे कारोबार बढ़ाने की हौसला अफजाई की जा रही है मौजूदा हुकूमत की जानिब से, जिसकी जानिब मिर्जा अख्तियार बेग साहब ने भी अभी इशारा किया है, इससे फ़ायदा हो सकता है? मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल है, नकी साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई ये जो छोटे कारोबार हैं उनमें कोई इजाफा हो सके या उनकी वजह से कुछ फ़ायदा हो सके, क्योंकि लोगों के कारोबार बिल्कुल नहीं है। यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं है, क्योंकि इतने यहाँ पर जो है मुश्किलात हैं पाकिस्तान में। और जैसे अभी मिर्ज़ा साहब ने कहा कि $5,000 अगर बच्चों की फ़ीस आप भेजें तो उस पर भी मतलब क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये इस सूरत हाल में तो बहुत मुश्किल लग रहा है जी कोई हो। अच्छा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सबूर मलिक साहब ने, आप रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया सबूर मलिक साहब वक्त देने का। सर, आप क्या समझते हैं, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो तो फिगर्स सामने रखे गए हैं और पेश किए गए हैं, उसमें सनती शोबे की जो सूरत हाल है वो बहुत नेगेटिव में गई है, और इस हद तक नेगेटिव में गई है कि 2.64% जो है वो ग्रोथ जो है नेगेटिव हुई है। अब जाहिर है ये एक बहुत बड़ा फिगर है नेगेटिव की तरफ जाते हुए, और सनत जो है वो इससे साफ नज़र आ रहा है कि उसकी सूरत हाल क्या है। अब आइंदा, चूंकि बार बार ये बात की जा रही है कि छोटे कारोबार को इनकरेज किया जाएगा, आइंदा बजट के हवाले से आपकी तजावीज़ क्या है और आप देख क्या रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मियां मिर्जा बेग साहब भी मौजूद है, उनको भी सलाम करता हूँ जी। मैं समझता हूँ कि जी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ये तमाम जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है, ये उसका एक मुतालबा है कि जो इंटरेस्ट रेट है इसको कम किया जाए। देखें, ये ऑलरेडी जो था 13.25% था और कोविड में इसको कम किया गया है। हम समझते हैं इसको मजीद इसमें कमी लानी चाहिए और इसको 4% से किसी सूरत भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने रीजन में भी देखें तो इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम है। अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और कम्पीट करना है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको हम कम करें जी। सबूर मलिक साहब, बिल्कुल ये आप इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात करें, लेकिन क्या ये जो राउंड अबाउट 5% इंटरेस्ट रेट कम हुआ कोविड के दौरान भी, उससे पहले ज़ाहिर ज्यादा था, क्या उसमें कोई हम मौसर तौर पर रिस्पॉन्ड कर सके? उसने हमें कोई फायदा दिया? देखिए, अभी तो आप देखें ना, बीच में तो बिजनेसेस तो बंद रहे,
अभी तो इसका इफेक्ट आएगा। हम इसीलिए ये स्ट्रेस कर रहे हैं कि इसको मजीद कम किया जाए। देखें, इस वक्त इवन आप ये देखें कि जो सैलरीज के लिए कोविड में स्टेट बैंक ने स्पेशल पॉलिसीज लाए हैं कि लोग अपने सैलरीज अदा करें, उसमें भी इस वक्त जो है वो उसका जो इम्पैक्ट है वो नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें भी लोगों को मुश्किलात आ रही हैं। उसमें भी इंटरेस्ट रेट जो है, देखें सैलरीज देने के लिए इस वक्त कारोबार बंद है। दिस इज द टाइम कि हमें अपने कारोबार को एक दफा चलाना है। उसके लिए जरूरी है कि इस वक्त इंडस्ट्री को, कारोबारी बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट किया जाए। अगले साल ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए और इंशाल्लाह इन कमिंग 2 to 3 years फिर इसको रिकवरी की तरफ आया जाए। हम टैक्स के लिए, हम टैक्स देने पे हमें इतराज नहीं है, बट एक तो रियलिस्टिक टैक्स होने चाहिए और स्टेक होल्डर्स को बिठा के पॉलिसीज बनानी चाहिए। जैसे जीएसटी है, देखें जीएसटी को हम सब की अक्रॉस द बोर्ड सबकी ये मुतालबा है कि जीएसटी को कम किया जाए और इसको 5% तक लाया जाए, क्योंकि अगर जीएसटी को कम किया जाता है तो इमीडिएटली इसका जो फायदा है, ये जो महंगाई है ये कम होगी और जो डायरेक्ट आम जो इस वक्त शहरी है पाकिस्तान का, उसको इसका फायदा पहुंचेगा। हमारी गवर्नमेंट से 12 ये हम इनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जीएसटी को कम किया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाए। इस वक्त जो आईडी कार्ड वाली शर्त है सीएनआईसी वाली, उसको मुखर किया जाए। ठीक है, जीएसटी को कम किया जाए। सबूर मलिक साहब, आपका ये एक बड़ा मुतालबा है, इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। चूंकि वक्त जो है वो इख्तिताम के करीब है, मेरे ख्याल से आप सवाल करना चाह रहे थे, लेकिन सबूर मलिक साहब आपका शुक्रिया, इस पे जरा आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। तरीन साहब, ये देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, बात ये है कि ये मुश्किलात जो हैं ये सारी लोगों ने बताई हैं। मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब ने बहुत डिटेल से बताई है चीज़ों को। मैं ये समझता हूँ कि अब कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास, कोई किसी किस्म की पॉलिसी। अब देखें, बात ये पेट्रोल की कीमतें कम हुई, ये कहा गया जी खिते में पेट्रोल की कीमतें जो हैं सबसे ज़्यादा कम हमारे पास हुई हैं, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। चीनी पर सब्सिडी दी गई, चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया। तो इसमें कहा गया कि 70 रुपए तक कीमत बरकरार रखी आटे है, की, से कम जी वो तो कोर्ट ने कहा है ना। आटे की कीमतें अब देखें जी, दिन रोज रोज इजाफा हो रहा है, कोई आदमी इसको कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक तो आलमी इदारों का, जो मालियाती इदारे हैं, उनका दबाव है, प्रेशर है हमारे ऊपर, और उसके साथ साथ यहाँ जो अब इदारे हैं जो जिन्होंने काम करना है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि एफबीआर में करप्शन है, उसको तब्दील करेंगे। 2 साल में क्या एफबीआर में तब्दील किया है? शब्बर जैदी साहब को लाए, वो शब्बर जैदी साहब ने क्या किया? वो सारा कुछ उसी तरह धरे का धरा रहा है जी। मिर्जा अख्तियार बेग साहब, जो कि आखिरी हमारे प्रोग्राम के मराइल है, आप अब जाहिर है अंत तक बजट आएगा तो उसमें डिटेल भी बात होगी, लेकिन जो अब तक कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है या जो मुतालबात अभी सनती शोबे की जानिब से या बिजनेसमैन की जानिब से सामने आए हैं, इंटरेस्ट रेट भी कम किया जाए, जीएसटी को कम किया जाए, आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? देखिए, ज्यादातर बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड थी, तमाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तमाम चैम्बर्स की और खुद हमारी मीटिंगें हुई हैं कि SRO 1125 रिवाइव करें, जिसमें उन्होंने एक्सपोर्ट सेक्टर को सेल टैक्स जिसकी छूट थी पिछले साल लगा दिया उन्होंने 17%। एक्सपोर्ट सेक्टर 5 सेक्टर होते हैं, इस पर छूट दी जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे नहीं, क्योंकि IMF वगैरह से कुछ उनकी अरेंजमेंट है। लेकिन एटलीस्ट जीएसटी को सिंगल डिजिट कर दें आप, 5% 6% के ऊपर। आपने तो उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है ना, मेन मकसद ये है कि वो रिपोर्ट हो। तो वो जरूरी नहीं है 17% पे ही रिपोर्ट होगा। वो 17% देने के लिए कैश फ्लो है हमारे पास, क्या हम घर बढ़ा के सैलरी भी दें, यूटिलिटीज के बिल भी दें, और 17% अगर कोई कंटेनर जा रहा है तो उसका सेल टैक्स भी दें, और फिर हम 2 साल के लिए तमाम ताल्लुकात लगाएं उसके रिफंड के लिए जो नहीं मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंगल डिजिट जीएसटी करें, सिंगल डिजिट जीएसटी किया जाए। बहुत शुक्रिया मिर्जा अख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त बिल्कुल इख्तिताम पे पहुंच चुका है। सज्जाद तरीन साहब, आप यकीनी तौर पर इस पर कमेंट करना चाहेंगे, लेकिन जाहिर है फिर चूंकि आइंदा रोज़ बजट आ रहा है, उसके बाद पोस्ट बजट सिचुएशन जो है उस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पे एतजाज़ नकी और सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।